लास्ट क्लास में कंप्लीट करा हमने गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेथड का नाम पढ़ा ही नहीं हमने कि मेथड भी है कोई। हमने सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सर किसी की गुडविल कैसे निकाल सकते हैं, उसके पिछले साल के प्रॉफिट देख लो। अब हर साल प्रॉफिट इक्वल नहीं आता, कभी प्रॉफिट 5 लाख आ रहा है, कभी प्रॉफिट 6 लाख आ रहा है, तो उसके बेस पर कैसे आइडिया लगा ले। तो 3-4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट होगा, ये अंदाजा निकाल लिया। कुछ अकाउंटेंट का कहना है कि ये मेथड गलत है। क्यों गलत है देखिए। ध्यान से देखिए, बताइए मैंने किसी कंपनी के 3 सालों के प्रॉफिट लिखे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अगले साल प्रॉफिट कितना होने वाला है। 10 लाख, क्योंकि सर हमें दिख रहा है कि पहले 6 लाख हुआ, पहले 7 लाख हुआ, फिर 8 लाख हुआ, फिर 9 लाख हुआ, अब कहीं ना कहीं शायद प्रॉफिट 10 लाख होने वाला। लेकिन अगर आप ये प्रॉफिट निकालोगे ना एवरेज मेथड से, तो पता है आंसर कितना आएगा? 8 लाख। करके देखो, 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 3। ऐसा क्यों हो रहा है सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड गलत प्रॉफिट क्यों बता रहा? देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है कि एवरेज प्रॉफिट ना हर एक को बराबर लेकर के चलता है, जबकि रियलिटी में होता क्या है कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है वो ज्यादा डिपेंड है कि इस साल क्या हुआ, वो कम डिपेंड है कि उससे पिछले साल क्या हुआ था, वो और कम डिपेंड है कि उससे पिछले साल क्या हुआ था। समझ पा रहे हैं आप? इस साल प्रॉफिट कितना होगा ये ज्यादा इस पर डिपेंड है, उससे कम इस पर डिपेंड, और उससे कम उस पर डिपेंड। रियलिटी ये, इसलिए हमारा लॉजिकली आंसर 10 लाख आ रहा है, बट फॉर्मूले से हमारा आंसर 8 लाख आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है कि हर ईयर मेरे लिए बराबर है, लेकिन लॉजिक कह रहा है कि पुराना ईयर कम मायने रखता है, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना होगा। फिर 2022 में प्रॉफिट कितना होगा ये 2019 पे बहुत कम डिपेंड है, 2021 पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। तो कोई अलग तरीका होना चाहिए ये एवरेज कैलकुलेट करने का। कोई एक ऐसा तरीका इन्वेंट करना है जिसमें इस वाले ईयर की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाए, इस वाले ईयर की इंपॉर्टेंस कम हो जाए, और इस वाले ईयर की इंपॉर्टेंस सबसे कम हो जाए। उसके लिए तो क्या करने वाले हैं सुनिए ध्यान से। सबसे कम इंपॉर्टेंस इसकी करनी है, इसको एक ही बार ऐड करो। इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा करनी है, इसको 2 बार ऐड करो। इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा करनी है, इसको 3 बार ऐड करो। कितनी आइटम ऐड करी हमने? 6 से डिवाइड करो। इससे जो हमारा आंसर आएगा वो जो लेटेस्ट ईयर है 9 लाख वाला, उसके ज्यादा नजदीक आए, और जो पुराना ईयर है 7 लाख वाला उससे बहुत दूर आए। तो बारे क्या कर रहे हैं हम एक कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं सर? हम एक मेथड सीख चुके हैं, एवरेज मेथड, वो भी बिल्कुल सही मेथड है, करेक्ट मेथड है, लेकिन कुछ अकाउंटेंट ने उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताए और अपना एक मेथड इन्वेंट करा। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं वो समझ रहे हैं, उस नए मेथड के पॉजिटिव पॉइंट क्या है वो समझ रहे हैं। नए मेथड के पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वो लेटेस्ट वाले ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, अर्लीस्ट ईयर को कम इंपॉर्टेंस देता है, तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालेगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना होने वाला है? हमें लग रहा है 2 लाख होने वाला है, क्योंकि घटता जा रहा है। लेकिन अगर मैं एवरेज प्रॉफिट से निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, इसलिए कहने का नीड आई एवरेज मेथड में वाकई में कुछ ना कुछ कमी है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसका एक रेक्टिफाइड रूप आना चाहिए, जो हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? हर एक प्रॉफिट को वेट दे करके, मतलब वजन दे करके। सर इसको मैंने 1 वजन दिया, इसको मैंने दुगना वजन दे दिया, इसको मैंने 3 गुना वजन दे दिया। कैसे करने वाले हैं सर आप इसको? ध्यान से देखिए मेरी बोर्ड पर।
नोटिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ के समझ रहे हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तब नोटिंग करेंगे। जो बड़ी आसान सी चीज बताई गई है कि समझा करके, अब इसको बैंकर रूप में मैं फॉर्मूले के टाइप में बना रहा हूं, टेबल की फॉर्म में बना रहा हूं। प्रॉफिट दिया होगा सर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। ईयर सबसे पुराने वाला पहले, उसके बाद उससे नया वाला, उसके बाद उससे नया वाला। मतलब पहला कॉलम ईयर का बना दिया, ईयर सीक्वेंस से चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर से चलेंगे। उसके बाद उसके सामने उसका प्रॉफिट लिखा, ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा, हमें फिर से ज्ञात करके जाने नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। उसके बाद वेट, वजन सर कितना देना है, सबसे पुराने वाले साल को एक वजन देना, मतलब एक ही बार ऐड करना। उसके बाद वाले को डबल 2 बार, उसके बाद वाले को ट्रिपल, और होते तो 4 और होते तो 5, कितने में कितने चल जाएगा। मतलब सर जितने ईयर हैं यहाँ पर उतने नंबर आने वाले हैं। प्रॉफिट अगर 6 सालों का है तो ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा। प्रॉफिट अगर 10 सालों का है तो 1 से 10 तक जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लेटेस्ट ईयर ज्यादा वेट दे दिया, तो पुराना ईयर से कम वेट दे दिया। प्रोडक्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 7, मान लो 7 लेके 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। यहां पर तो देखो 8 प्लस 8 16 ही आ रहा था। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। यहां पर भी तो देखो 9 3 बार ऐड करने में 27 ही आ रहा था। टोटल प्रोडक्ट का वेट सम कितना है ये बताएं। 50। टोटल इसका वेट का सम 6, 50 डिवाइडेड बाय 6, ये आंसर आ रहा है 8.33। आप देख रहे हो सर, जो सिंपल एवरेज था वो 8 लाख बता रहा था और वेटेड एवरेज 8.33 बता रहा है। मतलब इससे ज्यादा नजदीक हो गया, 9 ज्यादा नजदीक हो गया ना। वेट एवरेज करने से लेटेस्ट ईयर के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, तो वही होना चाहिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकाला हमने, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। इस फॉर्मूले से एवरेज प्रॉफिट का रिफाइंड रूप आ गया है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर इसको टेबल के फॉर्म में, लेकिन सर आप नोटिस कर सकते हो ये टेबल कुछ भी नहीं है, ये इसी चीज को लिखा हुआ टेबल में। हमने क्या करा था, पुराने वाले ईयर को एक बार जोड़ा, उससे नए वाले ईयर को 2 बार जोड़ा, उससे नए वाले ईयर को 3 बार जोड़ा, और जितनी आइटम जोड़ी उससे डिवाइड कर दी। यही काम हमने टेबल में करा। फिर से देखते हैं एक बार। ईयर लिखा, प्रॉफिट को 2 क्वेश्चन 2 लाइन, 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन, 2 कॉलम 2 क्वेश्चन के अंदर गिवन। तीसरे कॉलम में लिखते लिखने 1 से लेके चौथे कॉलम में लास्ट के 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखना। 7 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद इसका टोटल डिवाइड बाय इसका टोटल, ये आंसर आ गया। बिना टेबल बनाए लॉजिक से समझा दिया गया है। उसके बाद हमने टेबल से करके देख लिया है, एग्जाम में टेबल करनी। ठीक है, क्लियर हो ये बात। और एक बार निकल जाए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद फॉर्मूला वही, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन हमेशा गिवन होते हैं। तो सर एवरेज करना है कि वेटेड वाला करना है एग्जाम में, क्वेश्चन में हमेशा मेथड का नाम बताया जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बता देता हूं मैं। अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं या डिक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं तो हमेशा वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाया जाता है। देखिए उसके पीछे रीजन क्या है। प्रॉफिट हुआ 10 लाख, उसके बाद प्रॉफिट हुआ 13 लाख, फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ 11 लाख। अब सर हम कैसे कह सकते हैं प्रॉफिट अगले साल कितना होगा? कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं हर ईयर को इक्वल वेटेज दे देनी चाहिए। यहाँ पर सिंपल एवरेज ज्यादा बढ़िया। जहां इंक्रीजिंग ट्रेंड में सर 7 से 8, 8 से 9 तो हमें लग रहा है 9 से कुछ 10 होने वाला, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 से 4, 4 से 3 तो शायद कहीं ना कहीं 2 होने वाला। ये एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी में, प्रैक्टिकल आपके कोर्स के अंदर नहीं। थ्योरी में क्वेश्चन कैसा
कि अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है या प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है? आंसर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये नोट्स के अंदर है, एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने दे रखा है। जहां तक बात रही जो लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले, इसमें सॉल्व करना होगा, मल्टीपल बनानी होगी, ऐसे केस में हमेशा आपको मेथड का नाम मेंशन किया जाएगा। सी इंटर में चैप्टर आता है जब भी, उसमें मेथड का नाम कभी लिखा नहीं होता, हम खुद चेक करते हैं उसमें कि प्रॉफिट ट्रेंड है कि नहीं। ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज लगाते हैं बिना करे, ट्रेंड नहीं है तो सिंपल एवरेज लगाते हैं बिना करे। 12th क्लास में गिवन होता है मेथड का। फिर हो गई जी बात, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। पेज नंबर आ गए सर हम 42 पेज नंबर पर आ गए हैं सर हम। सबसे ऊपर टॉपिक दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे ऊपर टॉपिक दिया हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट करें गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 6 इयर्स परचेज। 6 ईयर परचेज दे रखी है, मतलब जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने वाला है उसको 6 से मल्टीप्लाई करें ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल दे रखे हैं सर हमें। 2009 से 10 10 60,000, 10 11 70,000, 11 12 80,000, 12 13 90,000 प्रॉफिट दे रखा है 4 साल का। उसके आगे वेट दे रखे हैं सर, वेट ना भी दे रखे हो तो यही सीक्वेंस है, वही गिनती है, घर से याद करके जा सकते हैं। एग्जाम में वेट ना भी गिवन। इस क्वेश्चन में सर पता कैसे लगा कौन सा मेथड लगाना है? स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मिल गया? तो ये हमेशा मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर। बनाइए फॉर्मेट बनाइए वाला। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले वाला ईयर 2009-10 बड़ा जो बोर्ड पे आके ऑन कर रहा। आ जाइए आप नेक्स्ट ईयर वाला कर लेंगे। 2009-10 में आपको 4 लाइनों में लिखना है, प्रॉफिट भी, वेट भी, प्रोडक्ट भी। सुन पहले वाला ईयर हाँ 2009 से 10 पहले वाला ईयर है। प्रॉफिट गिवन है 60,000, वेट 1 आएगा। आ जाइए आप, प्रोडक्ट भी यही है। हमने पहले वाला साथ देखा था, कुछ भी नहीं करना, ईयर लिखो, प्रॉफिट लिखो, वेट 1 ही आएगा पहले वाले का हमेशा। प्रॉफिट मल्टीप्लाई का वेट आ जाएगा, प्रोडक्ट बिल्कुल आसान है जी। अगले वाला ईयर देखते हैं 2010-11, प्रॉफिट गिवन है 70,000, फिर से याद करके नहीं जाना। प्रोडक्ट 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, सीक्वेंस फटाफट आ जाओ जी। अगला कौन आ रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया जी 1,40,000। उठो जल्दी उठो, अरे आसान सा बिल्कुल, ये भी नहीं कर पा रहे। आसान काम में तो आ जाएगा, नाम भी हो जाएगा, मैंने बोर्ड पे करा। आ जाइए आप, आ जाइए तो अगले वाले में आप आ जाना। अगला ईयर 2011-12, प्रॉफिट दिया हुआ है सर 80,000, वेट आएगा 3, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,40,000 बिल्कुल सही है। आ जाइए फटाफट। आखिरी साल है 2012-13, उसके बाद कौन आ रहा है सॉल्व करने के लिए कंप्लीट इसको बचा हुआ? आ जाइए आप।
प्रॉफिट दिया हुआ है जी 90,000, वेट है 4, 1 2 3 4 आएगा सीक्वेंस में, टोटल आ गया 3,60,000। बिल्कुल सही है, आ जाइए फटाफट। अभी से कंप्लीट सॉल्व करना। सम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है जी 8 लाख, बाकी सब समाधान से 8 लाख आ रहा है। डिवाइड बाय सम ऑफ वेट 10 आ रहा है, तो ये आ गया 80,000, 80,000 रुपए आया जी एवरेज प्रॉफिट। हम यहां तरफ कर देता हूं, पीछे बच्चों को दिखेगा यहां पे। कल फॉर्मूला लिखो, गुडविल इक्वल्स टू, हमारा आया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 80,000, 80,000। अब गुडविल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं जी, गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना, फुल फॉर्म में लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है 80,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 6। बिल्कुल सही है, 4,80,000। बताइए कोई समस्या कैसी हो इसमें? बिल्कुल आसान सा टॉपिक। नोट कर लिया सभी ने? पढ़ सकते हैं आगे। सर लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसमें जो प्रॉफिट गिवन था वो नेट प्रॉफिट गिवन था, लेकिन हमें प्रॉफिट जो चाहिए था वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था। इसलिए हमें हर एक ईयर के प्रॉफिट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, कुछ ऐड करना पड़ा, कुछ लेस करना पड़ा, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ऐसे ही, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है और कुछ ऐड लेस करके पहले हम नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आएंगे, उसके बाद ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 6 इयर्स परचेज। में भी 6 इयर्स परचेज है, ऑफ वेटेड एवरेज में भी फॉर्मूला वेटेड एवरेज वाला ही लगना है, ऑफ लास्ट 4 इयर्स। अरे लग रहा है दो, पहले 2 लाइनें तो पहले से कॉपी पेस्ट कर रखी। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम, यू आर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जी 1 2 3 4 करके 4 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसकी हेल्प से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना, ट्राई करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं जी। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये क्या चीज? सुनिए ध्यान से। अगेन वापस एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट वाला ही ले रहा हूं। तो जो मैं रेस्टोरेंट परचेज कर रहा हूं, वहां पर जो काउंटर पे बैठता है, जो कैश काउंटर पे बैठता है, वो ओनर बैठता है। अब जो मैं परचेज करने वाला हूँ, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे कई सारे जगह पे पैसा इन्वेस्टेड रहता है, तो मैं कहीं जाकर के बैठता नहीं हूँ। तो अगर मैं रेस्टोरेंट खरीदूंगा, वहाँ पर एक मैनेजर रखूंगा। समझो इस चीज को, एक ऑलरेडी जो रेस्टोरेंट चल रहा है, वहाँ पर मैनेजर की सैलरी नाम का खर्चा है ही नहीं, क्योंकि ओनर बैठ रहा है उसकी जगह पर। लेकिन अब मैं उसको ये कहता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन में अपने अकाउंटेंट को ये कहता हूँ कि उसका खर्चा नहीं है मैनेजर का, लेकिन अगर मैं रेस्टोरेंट खरीद लेता हूँ तो मेरा खर्चा होगा मैनेजर, तो मैं प्रॉफिट उस हिसाब से देखूंगा कि मैनेजर खर्चा हो रहा है, मानो ऐसा। हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे थे, इसमें ये वाला एक्सपेंस दे रखा है जो रियलिटी में नोशनल एक्सपेंस है, इमेजिनरी एक्सपेंस है। एक्चुअली मैनेजर है ही नहीं, उसकी सैलरी जाती ही नहीं, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि हम मैनेजर रखेंगे, तो 5,000 रुपए एनुअली जाएगा। अभी नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको जी, बोर्ड में समझना है। इसमें काफी अच्छे पॉइंट मिलेंगे आपको सीखने के लिए, और इस चैप्टर के एंड में जो डाउट्स रह जाते हैं बच्चों के, वो इसी क्वेश्चन में रह जाते हैं। तो मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि देखिए आपको पहले चैप्टर के एंड में डाउट्स जो आते हैं वो इस क्वेश्चन में से आते हैं, तो डबल अलर्ट हो जाएगी।
सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले टॉपिक में हम घर से ये चीज रट करके नहीं जा सकते कि कुछ ऐड हो चुका हो तो लेस कर दो, लेस हो चुका हो तो ऐड कर दो, नहीं। हमें कॉन्सेप्ट को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, मीनिंग को समझना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सारे आइटम ऐसी थी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव वो ऐड हो चुका है तो लेस कर दो, लॉस बाय फायर लेस हो चुका हो तो ऐड कर दो, ऐसे रट रहते हैं। लेकिन लास्ट में क्या आ गया एकदम से, इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरसाइड रह गया, पे करना रह गया, एक्सपेंस पे करना रह गया, उसको पे करना तो माइनस करना, हमेशा एक्सपेंस प्लस नहीं होंगे, माइनस भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट कॉस्ट ये ऐसे एक्सपेंस है, ये हमें कवर करना, तो एनुअली इसको चार्ज करना बाकी है, हुआ नहीं। हर एक साल के प्रॉफिट में से ये रिड्यूस होगा। समझ पा रहे हैं आप सभी? पक्का पढ़ सकते हैं आगे? पहला पॉइंट पढ़ेंगे, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 10-11 was understated by 10,000। मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम किस साइड आती है? क्रेडिट साइड आती है। मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है कि लायबिलिटी? तो आपने अभी अभी मुझे बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इनकम आती है, और आप ये भी बता रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है। तो इस हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में तो नहीं आना चाहिए, कि क्रेडिट साइड में क्या कर रहा है सर? वो नेक्स्ट ईयर इनकम होगा, सर वो हमारी सेल्स का वो पार्ट है जो बचा हुआ है, सेल का परचेज। सुनो ध्यान से, मैंने आपसे पूछा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या आता है, तो आप लोगों ने बताया इनकम आती है। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है पांचों में से, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो आपने आंसर दी एसेट। तो एसेट साइड इनकम साइड में क्या कर रही है, यहां पर फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया 2 पॉइंट का। अब उसका आंसर सुनिए, परचेज होती है ये एक्सपेंस और सेल इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि जो गुड्स इस साल ट्रेड हुए हैं, ट्रेड वर्ड मींस बाय एंड सेल। ट्रेडिंग अकाउंट को बता रहा है कि इस साल जो गुड्स बाय एंड सेल हुए हैं उनसे प्रॉफिट कितना हुआ। क्लोजिंग स्टॉक क्या चीज है सर? परचेज का वो हिस्सा जो हमने परचेज तो इस साल कर लिया पर इस साल बिका नहीं, तो ट्रेडिंग ही हुआ ना, तो बाय तो हुआ लेकिन सेल नहीं हुआ, प्रॉफिट तो आया नहीं इसमें कुछ, है कि नहीं? तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परचेज पूरी लिस्ट हो गया। तो या तो एक तरीका है कि 25 में से लेस कर दो, 10 लाख का माल खरीदा था, 2 लाख का बचा हुआ है, तो 8 लाख का ही बिका, 8 लाख वाला मान लीजिए 15 लाख में बिका, तो ऑटोमेटिकली 7 लाख का प्रॉफिट आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बिका ही नहीं, खर्च ही नहीं हुआ, तो उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट से एक्सक्लूड करना, हटाना, उसका इफेक्ट हटाना है ट्रेडिंग अकाउंट से। इसलिए या तो परचेज में से लेस कर दो या फिर क्रेडिट साइड में लिख दो, उसका इफेक्ट दोनों तरफ से हट जाएगा। डेबिट में से हटाओगे, माइनस करोगे तो भी, या क्रेडिट करोगे तो। समझ आ रही है बात? इस वजह से, इस ट्रीटमेंट की वजह से क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड। ये परचेज नहीं, मतलब ये परचेज वाला ऐसा खर्च नहीं हुआ, ऐसा ये एक्सपेंस बच गया। अब फाइनली कंक्लूजन निकालने के लिए सर अब क्लोजिंग स्टॉक को हम इनकम ट्रीट करते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आ रही है बात? क्लोजिंग स्टॉक अब हम क्या याद कर रहे हैं सर, किस सब कंक्लूजन निकालने के बाद ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक इनकम, क्लोजिंग स्टॉक इनकम है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, परचेज 10 लाख रुपए, और जीडीपी कितना है? परचेज 10 लाख है, सेल 15 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। बताएं जीडीपी कितना है? 7। ठीक है, 7 लाख आ रहा है जी। अब गलती से यहाँ 2 लाख की बजाय गलत अमाउंट लिख दिया गया। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्या पड़ेगा बताइए? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दिस इज ओवर स्टेटमेंट या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन हो गई है, इस वजह से प्रॉफिट गलती से बढ़ गया होगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करा जाए? प्रॉफिट माइनस किया जाए।
समझ पा रहे हैं बात? तो हमने याद कर लिया तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाता है तो उसको माइनस करेंगे हम अपने आंसर में। याद हो पा रही है जी बात? क्लोजिंग स्टॉक इनकम्प्लीट कर रहे हैं, आपने खुद देख लिया क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा लिख दिया, अगर प्रॉफिट बढ़ जाता तो सही करने के लिए घटा दें, ठीक है ना? सही करने के लिए घटा दें। इसका उल्टा सोचते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2 लाख था और यहाँ पे प्रॉफिट 7 लाख था, ओरिजिनली तो ये था। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है गलती से मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि सर इनकम है, अगर हमने इसको गलती से कम लिख दिया तो उस वजह से प्रॉफिट भी गलती से कम हो चुका होगा। अब इसको ठीक करने के लिए प्रॉफिट ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। सर हम याद कर लेते हैं कि अंडर वैल्यूएशन या अंडर स्टेटमेंट तो प्लस करें। ये डीप कॉन्सेप्ट इतना याद नहीं रहता, क्लास में सुनने में मजा आता, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं कि अंडर में क्या था, ओवर में क्या था। तो समझने के बाद थोड़ा एफर्ट हमें रटने में भी लगाना। रट लें, अंडर वैल्यूएशन हो प्लस करो, वैल्यूएशन माइनस, ध्यान रहेगा, याद हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए फटाफट से, इसमें लिखा हुआ है कि 2010-11 ये जो दूसरे वाला ईयर है 17,000 रुपए वाला, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की हो गई अंडर स्टेटमेंट। बताइए क्या करने वाले हैं? ऐड करेंगे। आगे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2012-13 मतलब लास्ट वाला, इसका प्रॉफिट 90,000 था, उसमें क्या हुआ है? ओवर स्टेटेड हो गया जी क्लोजिंग। बताओ क्या करें? माइनस कितना अमाउंट है? 20,000। यहाँ पे बताइए पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक घटने से प्रॉफिट घट जाता है, इसको ठीक करने के लिए बढ़ा देंगे। तो बढ़ाए तो घटाओ, घटाए तो बढ़ाओ। हमने याद कर लिया, उसमें ओवर वैल्यूएशन लिखा हो तो माइनस कर दो, अंडर वैल्यूएशन लिखा हो तो प्लस कर दो। हां जी, उसको लिखा होगा क्लोजिंग स्टॉक 5 लिखा होगा, तो कोई एरर तो दिया होगा ना, मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करनी है, सो ज्यादा हो गया है, जो भी मेंशन हो गई एरर। क्लियर ये बात यहां तक? अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये पॉइंट, सुना आगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में 2 स्टॉक आते हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से कैसे पता लगता है कितने रुपए? आपने याद किया हो 11th क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर जो था विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसमें लिखा था चैप्टर में विदाउट एडजस्टमेंट, फिर भी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता था, ध्यान है? चैप्टर भले विदाउट एडजस्टमेंट है तब भी एडजस्टमेंट दिया होता था। रीजन क्या है सर? क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के बाद ही कैलकुलेट हो सकता है। 30 मार्च को मैं पहले कैलकुलेट करूंगी, कल मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? पॉसिबल नहीं। 31 मार्च को सारी ट्रेडिंग हो जाएगी, परचेज करनी थी परचेज हो गई, सेल करनी थी सेल हो गई, गोदाम बंद हो गया। 31 मार्च किया तो नाइट में हम स्टॉक टेकिंग करेंगे या 1 अप्रैल की मॉर्निंग में स्टॉक टेकिंग करेंगे। 31 मार्च के बाद ही होगा, बिल्कुल अकाउंट सब क्लोज हो गया, अकाउंटेंट नहीं बैठा रहेगा रात को 12 बजे तक कि क्लोज कैलकुलेट कर रहा है, मैं रुक के रिकॉर्ड करूं। समझ आ रही है बात? इसलिए वो हमेशा एडजस्टमेंट नहीं होता। सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? गोदाम में जाया जाता है, हर एक अमाउंट को कितना स्टॉक रखा है, कितनी क्वांटिटी रखी है, किस रेट से रखी है, सबको ऐड किया जाता है, फिर बताया जाता है इतना रुपए क्लोजिंग स्टॉक है। हम हमारे लिए बहुत आसान है, हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, हमें तो कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख, बात खत्म। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए सारी हेडेक होती है, वो जाएगा मान लीजिए गोदाम की कंपनी के अंदर मान लीजिए 500 टाइप की आइटम्स हैं, वो भी अलग अलग रेट से आई हुई हैं, अलग अलग क्वांटिटी है सबकी, उन सबको ऐड करना है, सबकी वैल्यूएशन करके फिर कैलकुलेट करना है स्टॉक कितने बैठेगा, तो उन पे बर्डन है कॉस्ट अकाउंटेंट पर। हमारा तो बड़ा आसान है फाइनेंशियल अकाउंटेंट पे, सीधा अमाउंट। मेरा अगला क्वेश्चन ये था क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो समझ में आ गया सर, थोड़ा बहुत इमेजिन कर पा रहे हैं कि गोदाम में जा रहे होंगे, स्टॉक काउंट कर रहे होंगे, कागज पे लिख रहे होंगे। जो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो सब कैलकुलेट ही नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक कभी भी कैलकुलेट नहीं होता।
क्लोजिंग स्टॉक से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक था, कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 2 लाख लिखा है तो यहाँ भी 2 लाख लिख दो, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया 2018-19 का, इसमें क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अगले ईयर का 19-20 का, तो इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग। समझ पा रहे हैं आप? जो स्टॉक 31 मार्च की नाइट में है वही स्टॉक 1 अप्रैल की मॉर्निंग में होगा, इसे दोबारा कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। उसको ओपनिंग स्टॉक कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, वो प्रीवियस ईयर वाला ही होता। ओपनिंग स्टॉक आपको ध्यान करो हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला, हमेशा ऐसे ही हुआ, क्योंकि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचे हुए की एंट्री है, तो हमेशा सबसे पहली एंट्री वही होती है। ये क्यों बता रहा हूँ सर मैं? ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होता है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ? आपने नोटिस करा है कभी आप चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में और आपके आगे वाले ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और आपने भी कर लिया, आप खुश हैं, फिर 1 सेकंड बाद उसने अपना आंसर काट दिया, गाली निकलती है अंदर से, तो अभी पता ऐसे ही हो रहा। हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक जो है वो काउंट नहीं करा, हमने क्लोजिंग स्टॉक से कॉपी पेस्ट कर लिया, जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग था। अब क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ मिल गई तो वही गड़बड़ ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक में भी हो गई। तो ये 2 एरर हैं ये, लेकिन 2 की वजह से एक्चुअल में 4 एरर हो गए, तो बाकी 2 एरर भी ठीक कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें कोई बताएगा नहीं कि इसका कंसीक्वेंस, इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा जाकर, हमें खुद ही माइंड लगाना है कि कहाँ का इंपैक्ट पड़ेगा। पता है मुझे फटाफट से 2010-11 इसका क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हुई है, तो दूसरी गड़बड़ कहाँ हुई होगी? इसके अगले ईयर के ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? इस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ हुई है तो अगली गड़बड़ कहाँ हुई होगी? इसके अगले ईयर के ओपनिंग स्टॉक में। अगला ईयर है ही इस क्वेश्चन में, तो वो काम तो बच गया, है ना? ये वाला काम रह गया इस वाले ईयर का। इस वाले ईयर में ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ हो गई, ठीक करेंगे गड़बड़ को। कैसे हो बोर्ड पे देखिए, सारे करेंगे वो। मुझे बताइए जीबी कितना आ रहा है इस टाइम? नहीं, 15 प्लस 270, 17 में से 15 गए तो 2 लाख बच गए। 2 लाख का जीबी आ रहा है इस टाइम। मुझे बताइए अगर ओपनिंग स्टॉक गलती से मैंने 4 लाख लिख दिया, उस पर से जीबी में क्या हो जाएगा? पता है बढ़ेगा कि कम होगा? इसका मतलब सर अगर ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड हो जाता है तो उस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड माइनस करें। इसका अपोजिट देखते हैं सर। मान लीजिए मैंने ओपनिंग स्टॉक 5 की जगह 6 लाख लिख दिया, गलती से बढ़ा दिया, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब गलती की वजह से प्रॉफिट घट जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करो? ऐड करो। तो सर हम ये चीज घर से रेड करके जा सकते हैं, समझ को लिया हमने मीन अच्छे से। क्लोजिंग स्टॉक वाले केस में ओवर में माइनस करो, अंडर में प्लस करो, ओपनिंग स्टॉक को उल्टा कर दो। आसान है याद करना, सिंपल सी बात है। क्लोजिंग के अपोजिट साइड में ओपनिंग आता है तो ट्रीटमेंट की अपोजिट ही होगी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो 2010-11 है, फिर से पढ़ 2000 जो 10-11 है इसका क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट हो गया था, तो ओपनिंग भी अंडर स्टेट हो गया होगा। ओपनिंग अंडर स्टेट होगा तो क्या करते हैं बताइए? माइनस करते हैं। अब ये वाली चीज ऐसी थी जो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी हुई, खुद ही माइंड लगाना और करके जाना।
कुछ याद होगा सर माइंड में कि अगर कभी भी हमें क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ दिख जाए तो अपने आप समझ जाओ कि उससे अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी गड़बड़ हो गई और अपोजिट गड़बड़ हुई। ठीक है, ये काम अगले साल में भी करना था। यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, क्योंकि बोला ईयर है इसलिए कर दिया। ठीक है, जब भी स्टॉक में गड़बड़ हो तो अगले साल में भी इसको ठीक करना, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 1 कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 2 कवर कर लिया, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। 1 जुलाई 2020 की बात। सर ये क्लोजिंग स्टॉक में गड़बड़ ये तो पूरे इसमें ही लिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक में आप कॉलम नहीं बनाएंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं इसका अलग कॉलम होना चाहिए, बिल्कुल अलग कॉलम बना नहीं सकते हैं, या क्लोजिंग ऑब्लिक ओपनिंग को ऐसे कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, इसी वर्ड के दोनों कमेंट कर सकते हो आप। अंडर ऑब्लिक ओवर स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक, इसको एक कॉलम बना सकते हैं। बाकी और बंदा नहीं, कोई चैप्टर के अंदर कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं कि ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। 1 जुलाई 2010 a major plant repair was undertaken for 20,000 which was capitalized at that time। अंडरलाइन करें capitalized और वहां लिख लें asset। अंडरलाइन करें capitalized और वहां लिख लीजिए asset। The said amount is to be charged to revenue। अंडरलाइन करें revenue और वहां लिख लें profit and loss account। देखिए ध्यान से, 2006 में एक मशीनरी परचेज करी और 2010 में हमने रिपेयर करवाई और रिपेयर में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। 10 लाख की मशीन है और 3 लाख रुपए खर्च कर दिए रिपेयर। तो बताइए जो रिपेयर का खर्चा 3 लाख रुपए का, इसके लिए एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए या रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए? करेक्ट है सर, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक हमने क्या पढ़ा हुआ है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, उसने हमें ये सिखाया कि जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो तब तक के ही खर्चे हमें कॉस्ट में ऐड करने हैं। एक बार रेडी टू यूज हो जाए उसके बाद फिर कोई भी खर्चा आ जाए वो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, वो नॉर्मल एक्सपेंस है क्योंकि पी&एल अकाउंट बनाता है। लेकिन कुछ खर्चे सर ऐसे भी होते हैं, उसमें एक्सेप्शन थी, हमने पढ़ी थी 11th में, एक्सेप्शन थी उसमें कुछ, मतलब रेडी टू यूज के बाद का खर्चा है और तब भी कॉस्ट में ऐड होगा। एक्सेप्शन बताइए क्या थी? हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिनल कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी अगर बढ़ जाए एसेट की, ये इकलौती एक्सेप्शन है। जैसे सर लैपटॉप में मान लीजिए 8 GB की रैम है और वो खराब हो गई है और मैंने नई 8 GB की रैम लगवा दी, तो नॉर्मल एक्सपेंस ही है, कंप्यूटर अकाउंट या लैपटॉप अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन 8 GB की रैम जब खराब हो गई ना, तो मैंने हटवा के पर 12 GB की रैम लगवा दी। जब खरीदा लैपटॉप तो 8 GB की रैम आई थी, अब मैंने लगवाई है 12 GB की, ओरिजिनल कैपेसिटी से ज्यादा। अब पीसी अकाउंट डेबिट हो, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो। कोई मशीनरी जिसमें मोटर लगी हुई थी, मान लीजिए 1000 हॉर्स पावर की, वो खराब हो गई, इसको हटवा कर हमने 1500 हॉर्स पावर की लगवा दी ओरिजिनल कैपेसिटी से ज्यादा, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। बिल्डिंग खरीदी थी 3 फ्लोर की, उस पे 1 फ्लोर और बनवा लिया हमने, ओरिजिनल कैपेसिटी ज्यादा एरिया मिल गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। बना लीजिए बात। इसका मतलब सर इन जनरल एसेट यूज करने के बाद का खर्चा नॉर्मल खर्चा ही होता है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, लेकिन इसकी कोई एक्सेप्शन भी होती है कि ओरिजिनल कैपेसिटी से बढ़ जाए। ठीक है बात? अच्छा, अब इस पर आता हूं। कितने 10 लाख की मशीन खरीदी और 3 लाख रुपए की रिपेयरिंग करवाई, तो उस टाइम अकाउंटेंट को ये लगा कि ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ रही है, या जो मैनेजर है उसको लगा कि ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ रही है और ये कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए। तो हमसे उसने बोला कि इस 3 लाख रुपए को कॉस्ट में ऐड कर दो, इस मशीन को 13 लाख रुपए की बना दो। मैंने तो 13 लाख की बना दिया और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता रहे हर साल 13 लाख के साथ। अब जब गुडविल कैलकुलेट की जा रही
तो जो बायर है वो कह रहा है आपने तो गलत कर रखा है, कौन सी कैपेसिटी बढ़ गई इससे, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इसको ठीक करो, एसेट मत मानो उसको एक्सपेंस ही मानो। एक गड़बड़ की वजह से, गड़बड़ तो बहुत सारी हो गई, तो क्या गड़बड़ हो गई, इस पर डेप्शन लगाते रहे हर साल, उसको भी गायब करना पड़ेगा। इस एक्सपेंस को हमने एसेट मान लिया, अब उसे एक्सपेंस मानेंगे, और उस एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं, उसको हटाएंगे डेप्रिसिएशन को। ये सारी गलतियां ठीक करनी है इस एक पॉइंट का। वापस पढ़ते हैं सर। 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई 2010 ये कौन से वाला ईयर है, फटाफट से 9 10 के 10 11 9 10 के 10 11 10 11 फर्स्ट अप्रैल से चालू हो जाता है, ये 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। 10 11 वाला ईयर। जुलाई में परचेज प्लांट की रिपेयर करवाई थी हमने 20,000 रुपए की, विच वाज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड वर्ड को मैंने एसेट क्यों लिखवाया, एक्सपेंडिचर के दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एसेट बुलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सॉरी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि एक्सपेंस। ये टर्म हमने अकाउंट्स में पढ़ी है गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्सपेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है वाज कैपिटलाइज्ड, मतलब उसे हमने कैपिटल नेचर का मान लिया, मतलब कि एसेट बना दी। अभी ये लिखा हुआ देखो, लैंग्वेज टेक्निकल लिखी हुई है, साफ साफ क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि उसको एसेट बना दिया अब एक्सपेंस बना दो। ये लिखा हुआ है वाज कैपिटलाइज्ड नाउ टू बी चार्ज टू रेवेन्यू। समझ में नहीं आएगा बच्चे को कि रेवेन्यू का मतलब तो इनकम होता है, इनकम कहाँ है यहाँ पे, कैपिटल कहाँ से आती है, कैपिटलाइज लिखा हुआ। कैपिटल तो वो थी जो हमें पैसा लगाता। एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, हमें हर मीनिंग पता होना चाहिए और कौन सी लाइन पे कौन सा मीनिंग शूट कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो कोई भी हमने पेमेंट करी है वो कैपिटलाइज्ड कर दिया, मतलब समझ जाओ उसको हमने एसेट बना दिया। और इस टू बी चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब देखो, पीएनएल अकाउंट को रेवेन्यू अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि उसमें इनकम आती है। तो पीएनएल अकाउंट में चार्ज करो मतलब उसको एक्सपेंस मानो, पीएनएल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस आता है, एसेट बना दिया उसको एक्सपेंस बना दो। अब ये भी लिखा हुआ है आगे, दिस हैज आल्सो गॉन अंडर डेप्रिसिएशन बाय 10% और डब्ल्यू। चलो इसके बात करेंगे। मुझे बताइए कि 20,000 रुपए 2010-11 में क्या करा जाए, प्लस करा जाए कि माइनस करा जाए? माइनस। सर इसको एक्सपेंस था एक्चुअल में ये, बट इसको हमने एक्सपेंस माने नहीं, एसेट बना दिया। अब हम क्या करने वाले, इसको एक्सपेंस बनाएंगे। एक्सपेंस बनाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। ₹20,000 माइनस हुआ। समझ पा रहे थे माइनस क्यों हो रहा है ये? क्योंकि एक्चुअल में ये एक्सपेंस है और हमने इसको एज एक्सपेंस नहीं लिखा, ये गलती हो गई हमसे। हम इसको एज एक्सपेंस लिखना चाहिए था। अब ठीक करेंगे, इसको एक्सपेंस लिखेंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन सब कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? 3 बार। इस वाले में भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, उससे नेक्स्ट वाले में भी लगा होगा, उससे नेक्स्ट वाले में भी लगा होगा, है कि नहीं? डेप्रिसिएशन ऐड करूं कि लेस करूं? डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लेस हो चुका है क्योंकि हम उसको ऑलरेडी एसेट मान चुके थे, उस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे थे, तो प्रॉफिट ऑलरेडी घट चुका है। अब डेप्रिसिएशन हटाएंगे, आई मीन एक्सपेंस हटाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जी फटाफट से। 20,000 का 10%। बताइए सही लिखा है कि कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? गलत है, क्या गलत है बताओ। सर मंथ तो देखा है, मंथ तो देखा ही नहीं। 1 जुलाई को रिपेयर करवाई है हमने, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ का लगेगा। 1500। डेप्रिसिएशन बताओ नेक्स्ट ईयर का।
कौन बच्चा बता सकता? एक हेल्प करता हूँ, 10% आएगा। 18,500 और ट्राई करो, 300 लगे 6 मिनट डाउन और ट्राई करो, 1350 1350 और ट्राई करो, 1950 फिर से ट्राई करो, 1850 सही है। का 20,000 में से 1500 डेप्रिसिएशन चला गया तो उसकी वैल्यू कितनी बच गई? बैलेंस बीडी कितना बच गया? बीडिंग 500। नेक्स्ट उसका लगेगा नेक्स्ट ईयर। और देखो आप इसने चैप्टर छोड़ दिया था 11 में, अब हो रहा नहीं हो रहा पछतावा। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। इसमें 112 होगा कि 1012 होगा इसमें? तो फुल ईयर का लगेगा। सिर्फ पहले साल ही तो कम होता है। आगे बताएं। 650 कितनों को लग रहा है क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे एग्जाम में हम? दो बार तीन बार करने में कुछ चीज समझ में आती है सर, ये उनमें से है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना स्लो हो सके उतना स्लो करा रहा हूँ। आपका काम क्या है? पूरा एफर्ट लगाना है समझने में। तो घर जाके 3 बार रिवाइज करना है, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, तो जाके पक्का होगा ये। चलिए लास्ट पॉइंट पर आ गए, 4th पॉइंट पर। On 1st April 2012, आखिरी वाला साल है। A car costing 50,000 was purchased and debited to traveling expense on which deduction is to be charged 20%। सर एसेट है, गलती से एक्सपेंस मान लिया। पॉइंट नंबर 2 से उल्टा हो गया ये, पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3 में एक्चुअल में एक्सपेंस था और हमने एसेट मान लिया था। इस बार एक्चुअल में एसेट है और हमने एक्सपेंस मान लिया। तो बताइए इस गलती की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा कि बढ़ गया होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब ठीक करेंगे तो बढ़ा देंगे। ऐड कर दें। अब क्योंकि इसको एसेट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी लगाया जाएगा। कितने मंथ का? पूरे साल का। पूरे साल का। अब थैंक गॉड कि लास्ट ईयर है, इसको जो पहले वाला साल होता तो हर साल लगाते हैं, चारों ईयर में आता। बस छोटा सा क्वेश्चन था। कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये नोट कर लीजिए, हिट क्लोजिंग स्टॉक के लिए ओवर एंडर वाली, ओपनिंग स्टॉक के लिए अंडर ओवर वाली, ये नोट करने वाली चीज है आपके लिए। हाँ ये नोट करना चालू कर दीजिए। ये नोट करें और उसके बाद वो वाला काम, वेट लिखो, पोटेटो निकालो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आंसर चेक कराओ, घर जाओ। छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से, आप लोग लेट कर रहे हैं। आंसर कॉपी पे चेक कराएं, घर जाएं। इसको नोट करने के बाद वेट पोटेटो ये वाला काम करो, सॉल्व करके चेक कराओ कॉपी पे। चैप्टर 2 का टेस्ट है, संडे को ध्यान रखें।
क्लास कभी भी मिस हो ऐप पर रिकॉर्डिंग देख करके आए नेक्स्ट क्लास से पहले। टॉपिक के बाद जो होमवर्क लिखा हुआ टाइम टू टाइम करते रहें, पेंडिंग ना करें। टॉपिक कितना भी अच्छा समझ में आ जाए, जब तक आप खुद से क्वेश्चन करके नहीं देखेंगे एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखें इस चीज़ का। खाली ना बैठें, सॉल्व करें इसको। पता नहीं प्रॉफिट कितना आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले वाले ईयर का 55,000। नेक्स्ट ईयर का कितना? 56,500। मिक्स आंसर 56,500। नेक्स्ट ईयर का 66,850। बाकी सब भी सहमत हैं इनसे? नेक्स्ट लास्ट ईयर 126650। सभी सहमत हैं इनसे? डिडक्शन लेस करना है ब्रैकेट में। कार हमने एसेट माने डिडक्शन लगाएंगे फिर उसको। डिडक्शन ब्रैकेट माइनस होना है। ये 1 2 तो कैसे आना माइनस करके आया इसको? सर ये क्या लिखा है ओपीटी का इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो समझ में ना आ रहा हो लिखा होगा तो पूछ लें, गलत नोट ना करें। सर ये लास्ट वाला गलत है। लास्ट वाला गलत है, किस वाला है बता। अरे 10,000 मैंने प्लस कर दिया, बस माइनस कर दिया। बस के लिए माइनस करेंगे तो फेजर कम हो जाएंगे ना। प्लस करेगा 10,000 और माइनस कर 20 कम हो जाएगी ना। अच्छा अब नॉन मैथ है और क्या, अभी तो क्वेश्चन रेडी हुआ है, अब आंसर शुरू होगा। जो प्रॉफिट क्वेश्चन का 1 में दिया होता है ना वो भी निकाला है। अभी प्रॉफिट आया है तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो वेट्स लिखने हैं, प्रोडक्ट लिखने हैं, फॉर्मूला लगाना है, वेट एवरेज लिख लेगा, गुडविल लिख लेगी। तो वर्किंग नोट था ऐसे ही। तो गुड लास्ट रो वाले भी लिखें, हट जाना नहीं आपको। सर लिख रहे हैं हाँ लिख रहे हो, बता रहे हो दीवारें देख रहे हो कैसे पेंट हुआ है, बुक्स देख रहे हो। चलो आगे करो। थर्ड वाले तो मेरे को है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66,850।
ये प्रॉफिट आ गया सर। प्रॉफिट के बाद हम बना रहे हैं वेट का कॉलम 1 2 3 4। उसके बाद बना रहे हैं प्रोडक्ट का कॉलम। प्रोडक्ट में पहले वाला मैं बताऊंगा, बाकी आप बताएंगे। 1,13,000 नेक्स्ट 2,05,000 सर आंसर आ रहा है 3,180। एक मिनट देखिए आंसर मैंने चेक करें सभी कैलकुलेशन अपनी अपनी यहाँ तक ठीक है। इसके बाद निकाल लें सर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट। ये बच्चे यहीं पे छोड़ाते हैं। हाँ हो गया 1 अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, गुड के निकाल ले। बाकी प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करेंगे ईयर से। ईयर्स कितने गिवन है, कितना है आंसर बताओ। 4 7 7 0 9 4 से 6 नंबर। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये 3-4 क्वेश्चन को मिलाकर मैंने बड़ा कर रखा है। एडिशनल या तो 2 आएंगे कोई सी भी एग्जाम में। इसी बुक में टीएस अग्रवाल में इसी बना रखे हैं 6-7 क्वेश्चन। मैंने एक को कमेंट कर रखा है, एक क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन करेंगे के बाद सारे पॉइंट कवर हो गए। ये अपना एक गलत दिया है क्या कह रहे हैं सर? लास्ट वाला आपने अमाउंट गलत दिया है, 50 की जगह 65 आ रहा है। अलग आ रहा है आंसर। सर गलत है। ऐसे ही करके आना, ऐसे आना, आईडी की जाना। सर ये बताओ। सर सही है, सर सही है, सर सही है। अपने वाला रेड से करें। अभी क्या आएगा सर? सही बात। सही है ना? वापस है। यहाँ पर 165 यहाँ पर 1 ऐड होगा तो 65 किलो आएगा। होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 8 और एक्सरसाइज में 13 14 सिर्फ 3 क्वेश्चन है जी। ऐसा दिन बहुत कम मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में।